हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 15 पार्ट 4 और इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन का विकृतीकरण और पेप्टाइड बंध। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अल्फ़ा एमिनो अम्ल और प्रोटीन में अंतर। तो बच्चों पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि प्रोटीन जो है अल्फ़ा एमिनो यानी एमिनो अम्लों से ही मिलकर बने होते हैं। तो पहला पॉइंट है बच्चों अंतर में कि अल्फ़ा एमिनो अम्ल पॉलीपेप्टाइडों के एकलक हैं। मतलब पॉलीपेप्टाइड एक लंबी श्रृंखला है, तो इनमें से अगर हम किसी भाग को इनको तोड़ दें पूरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को, तो हमें क्या मिलेगा? एमिनो अम्ल मिलेंगे। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना। तो अल्फ़ा एमिनो अम्ल पॉलीपेप्टाइडों के एकलक है, मतलब एक इकाई है पॉलीपेप्टाइड की। ठीक है, जबकि जो प्रोटीन होते हैं बच्चों, प्रोटीन क्या है? पूरी पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। तो जिस पूरी लाइन जो दिख रही है आपको, ये पूरी लाइन क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। जबकि इसमें से किसी एक भाग को हम अगर निकाल लें इकाई को, तो उसको हम क्या कहते हैं? एमिनो अम्ल कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये दोनों में अंतर है। दूसरा पॉइंट है बच्चों इसमें अल्फ़ा एमिनो अम्ल रंग में कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, ये क्रिस्टलीय भी होते हैं। जबकि जो प्रोटीन है बच्चों वो भी रंगहीन होते हैं, लेकिन ये अक्रिस्टलीय होते हैं, इनके क्रिस्टल नहीं होते। ठीक है, तीसरा पॉइंट बच्चों हमारा बनता ही है सरल कार्बनिक यौगिक हैं। कौन? अल्फ़ा एमिनो अम्ल, क्योंकि वो सबसे छोटी इकाइयां हैं और इससे ज़्यादा ये सरल इकाइयों में नहीं टूट सकते। जबकि प्रोटीन बच्चों जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, क्योंकि जब हम इनको तोड़ेंगे तो सरल इकाइयाँ मिलती हैं। बड़ा होता है ये और बहुत ज़्यादा जटिल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक। तो बच्चों इसको आपको ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। और इसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हो और उदाहरण सहित लिखना है इसमें। तो प्रोटीन का विकृतीकरण बच्चों उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोटीन की जो संरचना होती है उसमें कुछ विकृति आ जाए। विकृति का मतलब ये होता है उसकी मूल संरचना का नष्ट होना। अगर हम एक लाइन में इसका आंसर बोलें तो प्रोटीन के मूल स्वरूप का नष्ट होना ही क्या कहलाता है? प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। तो देखिए, तो यहाँ पर परिभाषा पढ़ते हैं, प्रोटीन के मूल स्वरूप, मूल स्वरूप से मतलब जो नॉर्मल जो उसकी प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है उस रूप को नष्ट करना क्या कहलाता है? प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। अब प्रोटीन को विकृतीकरण होता कैसे कैसे है, तो हम यहाँ पर लिखा हुआ आगे कि प्रोटीन को जब गर्म किया जाता है या फिर अम्ल या क्षार उसमें मिला दिया जाता है या लवण उसमें मिला दिया जाता है, के साथ जब अभिक्रिया होती है प्रोटीन की इन सबसे अम्ल क्षार या लवण से, तो उनकी जैविक क्रियाशीलता, जो उनकी जैविक क्रियाशीलता होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है और या वो स्कंदित हो जाते हैं। जैसे दूध है जो जम जाता है या खट्टा हो जाता है तो जम जाता है, या ये कहें कि उसके अलग अलग पीस बन जाते हैं तो स्कंदित हो जाते हैं। स्कंदन हमने बच्चों 5 में पढ़ा था, तो स्कंदन से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों इकट्ठा हो जाता है, एक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, तब इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक, क्योंकि बच्चों दूध में भी प्रोटीन होता है, जब वो फट जाता है तो उसकी जो प्रोटीन रहती है वो क्या हो जाती है? स्कंदित हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। अब उदाहरण बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि जब अंडे को उबलते पानी में कुछ समय के लिए रखा जाता है, तब अंडे की प्रोटीन रबर के समान आंवले ठोस में जम जाती है। आपने देखा होगा बच्चों, जो अंडा रहता है उसके अंदर पीला जो भाग रहता है, अगर आप कच्चा उसको फोड़ कर देखेंगे तो उसमें लिक्विड निकलेगा। लेकिन यदि हम बच्चों इसको उबाल लें और उबालने के बाद देखेंगे तो इसका जो अंदर का जो भाग है बच्चों वो क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा और आंवले रबर के जैसा ठोस बन जाता है, फोम जैसा। जब उसको आप देखेंगे पकड़ के तो फोम जैसा दिखेगा, रबड़ जैसा, जो कि आंवले होता है, घुलनशील नहीं होता। तो इस प्रकार से बच्चों उसके अंडे में भी प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, तो वो भी क्या हो जाती है? स्कंदित हो जाती है इकट्ठा होकर। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। अब यहाँ से इसी संबंध में बच्चों एक प्रश्न और बनता है कि अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जो जल है वो कहाँ चला जाता है? तो देखिए, जब अंडे को उबाला जाता है तो प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण, ठीक, प्रोटीन के विकृतीकरण और स्कंदन समता हाइड्रोजन बंध के द्वारा होता है। जो विकृतीकरण होता है बच्चों प्रोटीन का, वो किसके कारण हो जाता है? हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। तो अंडे में उपस्थित जल अवशोषित हो जाता है, जो अंडे में जो जल होता है बच्चों क्या चला जाता है? अवशोषित हो जाता है, या विकृतीकरण के दौरान अवशोषित या विलुप्त हो जाता है क्या? जल। ठीक, इस क्रिया में गोलाकार प्रोटीन जो है घुलनशील रेशेदार प्रोटीन में बदल जाता है। गोलाकार प्रोटीन होता है बच्चों अंडा, ठीक, अंडे में जो प्रोटीन पाई जाती है वो गोलाकार होती है। तो जब वो जल वगैरह अवशोषित हो जाता है तो वो किस में बदल जाती है?
रेशेदार प्रोटीन में बदल जाती है और इस प्रकार से वो अघुलनशील हो जाती है। तो इस प्रकार से अन्य व अपशिष्ट जल जो है अवशोषित हो जाता है और हाइड्रोजन बंध के द्वारा ऐसा हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको बच्चों ये प्रश्न याद रखना है, एनसीईआरटी का आपका ये प्रश्न है। ठीक, अब आपको बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम, जो कि हमारा पेप्टाइड बंध। तो बच्चों पेप्टाइड बंध क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, अब हम इसके बारे में करते हैं चर्चा। देखिए, तो पेप्टाइड बंध जब किसी यौगिक के कार्बोक्सिलिक समूह, बच्चों आपको यहाँ पर एमिनो अम्ल का जो सूत्र है वो ही पता होना चाहिए कि एमिनो अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो जब किसी यौगिक के कार्बोक्सिलिक समूह COOH को कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं, और जो दूसरे यौगिक का जो एमिनो समूह है, मतलब बच्चों दोनों ही एमिनो समूह होंगे, लेकिन एक का आपका COOH समूह दूसरे यौगिक के एमिनो समूह के साथ जब क्रिया करता है तो पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है, और इससे जो उत्पाद बनता है उससे क्या कहते हैं, हम एमाइड कहते हैं। और रासायनिक रूप से इसमें क्रियात्मक भाग क्या होता है, CONH2 होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये अब इसकी परिभाषा हो जाती है। अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखें तो ऐसे इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कि मान लीजिए इसका एक हम देख सकते हैं यहाँ पर NH2, ये हमारे पास एक यौगिक है NH2CH और COOH। ठीक है, एक अणु हमारे पास ये है, इसकी बैलेंस पूरी करने के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, NH2CH2 COOH। ठीक, ये हो गया एमिनो अम्ल। अब हम अगर बच्चों दूसरा अणु लें इसी का, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस तरफ हम लिख रहे हैं यहाँ पे NH2, इसको पलट के लिख रहे हैं सूत्र वही, तो इसको हम सिर्फ पलट के लिख रहे हैं, तो NH2CH2 और ये हो जाएगा यहाँ पर COOH। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हुआ कि यहाँ का ये हाइड्रोजन और यहाँ का ये जो NH2 आपका दिख रहा है, यहाँ से बच्चों जी OH, ये वाला जो क्या निकलेगा, यहाँ का OH निकलेगा, और यहाँ से बच्चों एक H निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा, जल का अणु एक यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चों ये CO और ये बचेगा यहाँ से NH। तो यहाँ पे हमारा बच्चों भाग क्या बचने वाला है, CONH बचने वाला है, और ये CONH जो बच्चों ये क्या कहलाता है, एमाइड कहलाता है, CONH2। ठीक, इसमें से हाइड्रोजन निकल चुका है, इसलिए क्या बच गया आपका एमाइड। इस प्रकार से बनने से जब इनकी अभिक्रिया होगी बच्चों, तो यहाँ से ये निकल जाएगा और पूरा अणु होते हैं जुड़ जाएगा। ठीक, पूरा अणु जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, NH2 CH2 CO NH और CH2 और COOH। इस प्रकार से बच्चों इसकी संरचना जो है बन जाएगी। तो ये आपका जो बना है बच्चों, जो बन यहाँ पर एमाइड वाला, इस पूरे यौगिक को एक साथ क्या कहेंगे हम यहाँ पर, पेप्टाइड बंध कहते हैं। और जब बच्चों इस प्रकार के बहुत सारे वो हो जाते हैं, बंध जुड़ जाते हैं, तो उसको मोनोपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, ऐसे जितने अणु श्रृंखला जुड़ते जाएंगे और ऐसे कई बंध बनेंगे बच्चों एमाइड वाले। तो इस प्रकार से डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, ये जो हम इस प्रकार से उनके बंधों के नाम के आधार पर कह सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आपको बच्चों यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न में हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर पौधों में कार्बोहाइड्रेटों के 2 मुख्य कार्यों को लिखना है। तो बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट का जो प्रश्न टॉपिक था, कार्बोहाइड्रेट वाला जो पहले हमारा रह गया था, तो वो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं इसको कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट में पौधों के क्या कार्य हैं, पौधों में कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, उसके मुख्य कार्य बताना। तो पौधों में बच्चों जो सेलुलोज नाम का जो प्रोटीन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो क्या करता है, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो ऊपर छाल टाइप की होती है, वो कोशिका भित्ति उसको बनाने का काम करता है, जो कि मुख्य चीज़ होती है किसकी, पेड़ पौधों की। और बच्चों जो सेलुलोज है, इसी का पाचन बच्चों जो जानवर वगैरह खा लेते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, सेलुलोज, सब चीज़ों के, तो सेलुलोज का पाचन बच्चों जानवर जो है, जीव जंतु या ये कहें कि गाय, भैंस, ये बकरी, ये जब जंतुओं के पास पाचन ग्रंथि होती है जिसको सेलुलोज का वो पाचन कर लेते हैं, लेकिन इसका पाचन हम नहीं कर सकते। अगर हम इसका पाचन कर पाते तो हम लोग भी पेड़ पौधे खा सकते थे। इसके बाद बच्चों आता है नेक्स्ट हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। तो जो स्टार्च जो है पौधों में संग्रहित मुख्य पॉलीसैकेराइड है। क्या है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि पॉलीसैकेराइड विकल्प बन सकता है इस पर से कि स्टार्च है एक, क्या है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। तो आपको याद रखना है पॉलीसैकेराइड। ठीक, ये क्या होता है, स्टार्च जो है पौधों में संग्रहित रहता है, संग्रहित मतलब इकट्ठा रहता है पहले से। स्टार्च कहाँ पाया जाता है, बीजों में जमा होता है, जब तक कि वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वतः नहीं बना लेते। जब तक बीजों में होता है, जब तक भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं नहीं बना लेते, और तब तक उन्हें खाद्य पदार्थ प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, तो ये कब तक का रहता है स्टार्च उसमें, जब तक कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना लेते पेड़ पौधे, तब तक ये स्टार्च जो है बीजों में जमा रहता है। और जब बना लेते हैं तो फिर इसके बाद वो वहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, पेड़ पौधों में पहुँच जाता है।
उसमें बन रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों ये इसके दो मुख्य उपयोग हुए, आपको याद रखना है। 2 नंबर का इसमें से आना है, तो आपको इसी प्रकार से 2 नंबर में ये याद रखना है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट बंध हमारा ग्लाइकोसाइडिक बंध, और इसको हम शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या होता है। तो बच्चों ग्लाइकोसाइडिक बंध जो है, जब ग्लूकोज, उसके नाम समझ में आया ग्लाइकोसाइड से कि यहाँ पे ग्लूकोज जो है पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर 2 मोनोसैकेराइड इकाई, यहाँ पे मोनोसैकेराइड आप बच्चों समझ चुके हैं, मोनोसैकेराइड इकाई बच्चों जिसमें हम जैसे ग्लूकोज का एग्जाम्पल लें C6H12O6, एक मोनोसैकेराइड है। ठीक, यहाँ पे मोनोसैकेराइड है C6H12O6। जब इस प्रकार के 2 अणु अगर हम जोड़ें तो ये लिखा हुआ 2 मोनोसैकेराइड इकाई, एक जो है अपनी ग्लूकोज की हो गई 1 सैकेराइड इकाई, और एक हो गई आपकी फ्रक्टोज की, मान लीजिए। ठीक, C6H12O6 ये फ्रक्टोज की है और ये ग्लूकोज की है। तो हमारे पास ये 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ हो गई। इनमें से यदि जल का एक अणु को हम निकाल लें, निष्कासित कर दें, तो डाइसैकेराइड बनेगा, क्योंकि दोनों जब जुड़ेंगे तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, C12H22 और O11 हमारे पास इस प्रकार से ये होगा प्राप्त होगा। ठीक, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से जल के एक अणु को अगर हम निकाल दें और इस प्रकार जब जुड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, सुक्रोज का एक अणु बन जाएगा। तो ये जो जुड़ते हैं जब बच्चों, तो क्या करते हैं, जिस बंध से आपस में जुड़ जाते हैं दोनों अणु, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बंध कहते हैं। अभी होता कैसे है, तो वो देखिए। तो जो सुक्रोज का अणु का जब निर्माण होता है, तो अल्फा ग्लूकोज का जो C1 कार्बन है, पहला वाला कार्बन, वो बीटा फ्रक्टोज के C2 में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा बनते हैं। तो फ्रक्टोज का C2 कार्बन और ग्लूकोज का जो C1 कार्बन, 1 नंबर वाला कार्बन, जब आपस में लिंकेज करते हैं ऑक्सीजन के द्वारा, इस प्रकार से ऑक्सीजन के द्वारा लिंकेज हो जाते हैं दोनों, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, ग्लाइकोजन क्या है। ग्लाइकोजन क्या है और यह स्टार्च से किस प्रकार भिन्न है। ग्लाइकोजन भी प्रोटीन है और स्टार्च भी, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है। तो पहला पॉइंट है बच्चों इसमें से, कार्बोहाइड्रेट जंतुओं के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चों, जब हमारे शरीर में इसकी ज़रूरत नहीं रहती तो वो किस रूप में जमा हो जाते हैं, हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाते हैं। और यह यकृत, मांसपेशियों और मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। कौन, ग्लाइकोजन। और एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है। जो एंजाइम होते हैं कुछ हमारे शरीर में, वो क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, और जब शरीर के ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो होता क्या है, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, हमारे शरीर में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हमारे शरीर में ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे शरीर में जो उपस्थित एंजाइम इसको तोड़ेंगे ग्लाइकोजन को, और किस में तोड़ देंगे, वो ग्लूकोज में तोड़ देंगे। ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, उस प्रकार से हमारे वो काम में आ जाता है ग्लाइकोजन। तो ये होता है बच्चों ग्लाइकोजन। जब अब इसके बाद बच्चों जो ग्लाइकोजन है वो एमाइलोपेक्टिन होता है बच्चों स्टार्च। ग्लाइकोजन यानी एमाइलोपेक्टिन की तुलना में ज़्यादा साकेत होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है बच्चों, ज़्यादा साकेत होता है। ठीक है, किसकी, स्टार्च की तुलना में। ग्लाइकोजन की जो एक श्रृंखला होती है उसमें 10 से 14 कितनी 10 से लेकर 14 ग्लूकोज की इकाइयाँ होती हैं, मतलब 10 से 14 अणु होंगे ग्लूकोज के, और जोड़कर क्या बना लेते हैं, ग्लाइकोजन बनाते हैं। जबकि जो स्टार्च है बच्चों, वो क्या होता है, 20 से 25 ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। स्टार्च क्या होता है, ये एमाइलोपेक्टिन 20 से 25 ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। तो बच्चे ये दोनों में अंतर भी हो गया, और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से भिन्नता भी दर्शा रहे हैं। तो उम्मीद है बच्चों ये आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद बच्चों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंज पर, और इस लॉकडाउन में उठाइए पढ़ाई का फ़ायदा। तब तक के लिए धन्यवाद।